9/11 2001 वो वाकया जिसने पूरी दुनिया बदल दी। And who's trying to call me here? American 11, are you trying to call? लेकिन इसके असरात कराची पर ठीक 10 साल बाद नजर आए। मुशर्रफ दौर में अफवाह थी कि नेटो के कंटेनर के असले से भरे ट्रक कराची में गायब हो गए, जिसका दावा साबिक डीजी रेंजर सिंध रिजवान अख्तर ने भी किया था। पुलिस के पास तो सिर्फ AK-47 होती है जो कि चाइना की है, लेकिन इनके पास जो हथियार थे वो सारे अमेरिकन थे, जर्मनी थे, बाहर मुल्कों के अच्छे अच्छे हथियार, बैनुल अक़वामी ममालिक की जो हथियार थे वो इस्तेमाल हुए हैं। लेकिन उनकी गूंज तब सुनाई और दिखाई दी जब कराची की एलीट क्लास बिजनेस कम्युनिटी ने बम प्रूफ गाड़ियां खरीदना शुरू कर दी। Pakistan, $20,000 to $30,000, you can actually transform your family car into an armored vehicle. Last year we did 60 vehicles, and in this year we will definitely exceed 100 vehicles. More than 1,700 people have been killed in the city of Karachi in the first 6 months of 2013 alone. The spike in violence, including killings, kidnappings, and street crime, has meant that people are becoming more security conscious. 2011, 12, 13 कराची की तारीख के बदतरीन साल करार पाए, जब इंसानी जान इंतहाई सस्ती हो चुकी थी, जब इन 3 साल में 5,000 से जायद शहरी नामालूम कातिलों का शिकार हो गए। तो जो है ना, शहर का माहौल ऐसा था जैसे जंग का आलम होता है ना, इस तरीके का। मैं इस टारगेट किलिंग का खुद विक्टिम रहा हूँ। ठीक है, 2011 में मुझ पर टारगेट किया, मेरा एक ड्राइवर शहीद किया। हमने हकीकी मायनों में मौत का सड़कों पे राज देखा था। और दूसरा, मेरी फैमिली में मेरा सगा भाई जो एजुकेशन डायरेक्टर था, उसको उसके दफ्तर में टारगेट किया। कराची जब खौफ की लेबॉर्ट्री था और उससे गुजर रहे थे आम शहरी। आज़ादी के महीने में भी शहर कायद को दहशतगर्दी से आज़ादी न मिल सके। हर जगह बस एक खौफ का साया था कि माँ अपने बच्चे को भेजे तो वो किस बिना पे भेजे। तो जब इतला देता था वैसे ही डर का खौफ हो जाता था, ये कहीं ना कुछ हो ही गया है। ये एक ऐसा वक्त था जैसे ही असर और मगरिब का टाइम शुरू होता था और उस वक्त टारगेट किलिंग की इब्तिदा होती थी। कहीं बोरी बन पड़ी है, कहीं नालों में पड़ी है, कहीं गटरों में पड़ी है, कहीं तंदूरों में फेंकी हुई है। कोई कोरंगी नदी में पड़ा हुआ है, कोई लांडी में पड़ा हुआ है, कोई कहीं पड़ा हुआ है, कोई लियाकताबाद की बेसमेंट के अंदर से मिल रहा है। तो इतनी लाशें होती थी कि किसी को पता ही नहीं होता था क्यों मर रहा। ये जंग थी और क्या था, एक ऐसा सिनेरियो, एक ऐसे हालात, ऐसी खौफ की फजा थी शहर में कि लोग जो है शायद रात को अपने घरों से नहीं निकलते थे। पुलिस वालों के साथ तो जो है वो ये परेशानी थी कि वो एक तो यूनिफॉर्म पहन के नहीं आज़ादाना तौर पे आ सकते थे, घर जा सकते थे, और ना ही कोई सर्विस कार्ड अपने पास रख सकते थे। जब कातिल सिर्फ गैंगस्टर ना थे बल्कि तालिबान, कलअदम तंजीमें और तो और सियासत भी बंदूक की नाली से निकलती दिखाई देती। मुख्तलिफ सियासी जमातों के अस्करी विंग्स शहर पर अपना कंट्रोल जमाने के लिए लड़ रहे थे। बॉर्डर बने हुए थे बकायदा, गली गली के अंदर रोडों के ऊपर बॉर्डर थे। ये हमारे साइड है, वो उनकी साइड है, ये हमारी साइड है, ये उनकी साइड है। और इसमें तमाम वो पार्टियां मुलविस थीं जो आप मुत्तहिदा है और गैंगवार थी, तालिबान थी, ANP थी। ये सारे लोग एक दूसरे का इसी तरह टारगेट किया करते थे। ब्लैक पेशेंट है घर के अंदर, खातून, इमरजेंसी सूरत में ही उनको उठा के हॉस्पिटल पहुंचाए। तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब थी उनकी, हालात कशीदा थे काफ़ी उस वक्त भी। हम रवाना हो गए, 12-1 बजे का टाइम था। एम्बुलेंस डाली, भाई रोड के अंदर चल पड़े, आगे जा रहे हैं तो सामने से ही आ रहे हैं, ग्रेनेड और रॉकेट के लॉन्चर उन्होंने रखे हुए कंधे पे। अरे भाई इसको तो नीचे करो, चल जाएगा, ये एम्बुलेंस उड़ जाएगी। आप किसको लेने आए हो, क्या करने आए हो, पूरी जानकारी दो, पूरी रिकॉर्ड दिखाली, तब जाके वो पेशेंट नीचे आया है, उसको हमने लिया है, फिर हॉस्पिटल शिफ्ट किया है। हम किसी पेशेंट को भी घर से ले जाने के लिए भी जो है ना, पहले परमिशन ली जाती थी कि ये घर से बंदा जा रहा है। पूरा शहर जो है उस वक्त नोगो एरिया में था। पश्तो बोलने वाले महाजिरों के इलाके में नहीं आ सकते। इसी तरह लियारी के इलाके में आप पैंट शर्ट पहन के लियारी के इलाके में नहीं मूव हो सकते थे। और बलोच भाई जो है हमारे, वो इधर वाले इलाके में नहीं आ सकते थे। अगर हम किसी एक इलाके से दूसरे इलाके में ट्रांसफर हो रहे हैं एम्बुलेंस लेके, तो हमें वो बता देते थे कि आप यहाँ से गुजरोगे, हमें दिखा के जाना कि हमारा बंदा है, ये
कोई दूसरी पार्टी का बंदा है, ये इस तरीके के मामला होते थे काफी। एम्बुलेंस भी जाती थी तो एम्बुलेंस वाले भी घबराते थे कि यार कोई आगे कोई फायरिंग ना कर दे, पूरी पूरी एम्बुलेंसों पे फायरिंग हो जाती थी। यहाँ लाइन से हम 3 ड्राइवर खड़े हुए थे, इधर कुछ अफराद आए मोटरसाइकिलों पे, तो उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। तकरीबन 10 मिनट तक फायरिंग चली है उसकी, 10 मिनट उन्होंने फायरिंग की, उसके बाद वो चले गए। तो जब हम एम्बुलेंसों से निकले तो एम्बुलेंस भी हमारी जो है ना गोलियों से भरी हुई थी, सुराग ही सुराग हुए थे, और अल्लाह ने ये करम किया था ड्राइवर कुछ भी जख्मी नहीं हुआ। जब एम्बुलेंस से हम लोग बाहर निकले तो देखा तो 2 उधर होटल के पास पड़े हुए थे बंदे, 2-3 रिक्शे वाले जख्मी हो गए थे, 1-2 बॉडियां पड़ी हुई थी इधर बसों में से लगी थी उनको फायरें। लोग एक इलाके से दूसरे मोहल्ले में हिजरत कर रहे थे। पुलिस कमजोर, कानून नाफिज करने वाले इदारे मजबूर और अवाम खौफजदा थे। दूसरे को मारते बलूची तो क्या मुझे अल्लाह में दिना हुआ ये कि लियारी चूँकि गैंगवार का उस पर कंट्रोल हासिल था और उसके करीब करीब में जो गार्डन, शू मार्केट इस टाइप के इलाके थे, या उससे बाहर जो हमारा बल्दिया है, सईदाबाद है, किमाड़ी के कुछ इलाके हैं, वहाँ पर वो जो कुछ लोग जो क्रिमिनल थे जो इनको ज्वाइन कर रहे थे, तो वो अपने भी टारगेट इस तरह मुकम्मल करते थे और इस तरह की वो दहशत फैलाते थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो अभी सब्सक्राइब करें। उस ज़माने में बत्ताखोरी इतने उरूज पे हो गई थी, खारा दर, मीठा दर, रंचो लाइन, चाकीवाड़ा, यहाँ पे लोगों ने नकल मकानी करके दूसरे इलाकों में शिफ्ट हुए। जिसके पास है नहीं है वो अपना घर बेचे, कुछ भी बेचे, जेवर बेचे, कुछ भी बेचे, अगर भत्ते की पर्ची उसके घर वालों को आ गई है तो उसने भत्ता देना है किसी भी सूरत। सबसे कीमती चीज़ इंसान की जान होती है, जब उसी की हिफाजत नहीं होगी तो फिर लोग कहाँ अपने आप को जब सेफ नहीं करेंगे, महफूज नहीं करेंगे, तो वो लाजमी बात है एक जगह से दूसरी जगह पर हिजरत करने पर मजबूर हो जाएंगे, और वो ऐसा हुआ आपके सामने। कौन किस फिरके का है, किस नस्ल का है, फ़र्क नहीं पड़ता था, बस उसका कसूर था कि वो गलत वक्त पर गलत जगह था। ज़्यादातर तो ये वही लोगों को टारगेट करते थे कि जो लोग आसानी से इनको मिल जाते थे। सुबह का टाइम है, बच्चों के लिए दूध लेने गए, नाश्ता लेने गया, वापसी में डेड बॉडी जा रही है उसकी, घर लेके जा रहे हैं, पूछ रहे हैं भाई ये क्या थे, ये उन्हीं बंदों के साथ मिले हुए। बोला नहीं भाई ये तो शरीफ आदमी है काम धंधे पे जाने के लिए, सुबह बच्चों के लिए निकले नाश्ता लेने के लिए और वापसी में ये लाया। छोटे बच्चे हैं, रो रहे हैं, पीट रहे हैं, उनका कोई सहारा ही नहीं है। चोरी का एक लड़का इन्हीं वाक़ियात में शहीद हुआ था, वो बेचारा अपने ऑफिस से निकला था और उसकी लाश मिली थी धोबी घाट में। कौन ऐसा शख्स है जो इतना सब कुछ कर सकता है, यानी हम तो सोच भी नहीं सकते। यानी बॉडी देखने का उस वक्त देखने के बाद रोंगटे खड़े हमारे हो जाते थे, तो लेकिन वो जो कर रहा है वो पता नहीं क्यों कर रहा है, ये तो हमें भी नहीं पता होता था। जब ये इसको उनको पकड़ लेते थे और उसकी बिल्कुल शनाख्त हो जाती थी कि ये उर्दू स्पीकिंग है या ये पश्तो है, तो बस उस बुनियाद पर उनको मार देते थे। पूरी पूरी रात नहीं सो रहे, कभी यहाँ से आ रहे कभी यहाँ से आ रहे, बीच में हम लोग फंसे हुए हैं। तो ये रोजाना 50-60 लाशें उड़ रही हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। ये कौन सी इंसानियत है, क्या हो रहा है, कामे वाला क्या कर रहे हैं, कानों में रुई टूसे हुए, अंधे हैं, नशे में टूने, क्या कर रहे हैं वो। बसों से लोगों को उतारा गैंगवार ने और उनके शनाख्ती कार्ड और उनका महाजिर होने का कंफर्म करके उनको अपने साथ ले जाते थे अपने इलाकों में। 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद उसकी लंदे की लाश मिलती थी। तैयारी का इलाका था, अंधाधुंध फायरिंग हो रही थी, हम वहाँ खड़े थे, काफी ग्रेनेड वगैरह भी चल रहे थे। हमने पूछ लिया थे भाई यहाँ पे बड़ी आवाजें आ रही हैं फायरिंग वगैरह की और ब्लास्ट वगैरह भी हो रहे हैं, क्या हो रहा है, कोई मामला है। बोला थोड़ी देर सफर करो तुम्हें पता चल जाएगा। हमारी 4 एम्बुलेंसेज 5 एम्बुलेंसेज वहाँ थी, हम एक साथ थे सारे मददगार। उन्होंने आओ देखा ना दाव देखा और लांचर मारना शुरू कर दिए। गाड़ी बजाय सीधे चलाने के ना गाड़ी को ऐसे लेट के चला के और जो है ना उस रोडों से बाहर निकाली है एम्बुलेंस। दूसरे शहर से भी जो लोग आते थे वो कहते थे यार चील चौक दिखा दो या कटी पहाड़ी दिखा दो, क्योंकि कटी पहाड़ी और चील चौक इतना मशहूर हो चुका था उस वक्त। कराची जिसे कभी रोशनियों का शहर कहा जाता था, वहाँ अब हर कोई साए से भी डरने लगा था। अस्पताल भी यानी लसानियत के शिकार उस वक्त हुए हुए थे। लियारी वाले बोलते थे हमारे को सिविल ले जाओ, तो आगरा आ जाते तो हम सिविल नहीं लाया करते थे, हम उनको जना ले जाते थे। उर्दू बोलने वाला कोई पैंट शर्ट पहनने वाला होता था तो वो प्रेफरेंस देता था कि वो अब्बासी शहीद पहुंच जाए या वो जिना पहुंच जाए। पठान होता था भाई हमारा तो वो फोकियत देता था मैं कतर पहुंच जाऊँ या ऐसे अपने इलाके में, अपने करीबी इलाके में कहीं पहुंच जाऊँ। अगर वो जख्मी होता था नहीं ले जा सकते थे, वो फिर आपस में झड़प हो जाती थी। अमीर होना उस वक्त तो मेरे ख्याल से जुर्म ही बन गया था। अगर आपका थोड़ा सा भी अच्छा कोई कारोबार है ना, कोई बैठ के अगर देख रहा है कि थोड़ा सा भी अच्छा कमा रहे हो, तो उसको 10 लाख की पर्ची आ गई, 20 लाख की पर्ची आ गई। वेरी फर्स्ट टाइम तो वो चिट्ठी दिया करते थे, उसमें कांटेक्ट देते थे, शायद उसका ताल्लुक साउथ अफ्रीका या अफगानिस्तान इस तरह के नंबर होते थे। और उसमें जब वो सेकंड टाइम इस पर्ची को इस्तेमाल करते थे उसके साथ फिर वो 9mm की गोली या SMG की गोली भी रख के भेजा करते थे। इसमें कोई वो नहीं है कि खाली पैंट शर्ट वाला ले रहा हो या कोई ले रहा हो, इसमें सब
मुलविस हैं, सब मुलविस थे। जिस ताजिर को अपनी पर्ची बेचते थे वो ज़्यादातर साउथ अफ्रीका, अफगानिस्तान इस तरह के बाहर से बैठ के ये ऑपरेट होते थे। बाकी लोकल ये लोग यहाँ पर काम कर रहे होते थे, उनको पर्चियाँ देते थे, ताकि उनकी इन्वेस्टिगेशन में हमें ये प्रॉब्लम आती थी कि वो नंबर हमें ट्रेस नहीं हो पाते थे, क्योंकि वो सारे नंबर बाहर के होते थे। अच्छे हेल्दी जिनसे उनको अच्छी डिमांड मिल जाए इस तरह के लोगों का वो हमवर्क करते थे। लोकल यहाँ शराब बोर्ड के जो लोग थे जिनका उनसे ताल्लुक था वो करते थे, फिर उसके बाद ये उनको भेज दिया करते थे या उन्हें पार्सल कर दिया करते थे। इस तरह करते करते ये लोग जो है ना KPK में और अफगानिस्तान तक पहुँच जाया करते थे। मारने वाला किसको मार रहा है नहीं जानता था, मरने वाला किस जुर्म में मारा गया कुछ मालूम नहीं। मजदूर, ताजिर, बच्चा, बूढ़ा, जवान, माँ बाप सभी मिट्टी हो रहे थे। रमज़ान जो थे वो बहुत खौफ वाले रमज़ान थे। यही रमज़ानों का वाक़या था। बच्चे मैच खेल रहे थे ग्राउंड के अंदर, वहाँ पे ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट होने के बाद काफ़ी बच्चे और बंदे जो है ना वो कुछ जख्मी हो गए उसके अंदर, कुछ जो है ना वो ये गरीब शाह, लियारी गरीब शाह के अंदर ब्लास्ट हो गया ग्राउंड के अंदर। बच्चे रात का वक्त होता है ना, सेरी तक बच्चे खेलते वेलते हैं ये वो, तो उसमें ब्लास्ट हो गया। तो जब हम लेके गए तो वो आलम बड़ा ख़तरनाक था। जब हम छोटे छोटे बच्चों की लाशें उठा के उनके घरों में ले गए, वो बच्चे उनके माँ बाप जो घर में सो रहे थे और उनके घरों में हमने जाके बताया कि ये जो है ना ब्लास्ट हो गया और ये उनकी मैयतें हैंगी। तो लाशें तो यानी पूरे शहर में यानी एक दिन में 50-50, 100-100 लाशें तो ऐसे हो गई थी जैसे अल्लाह खैर करे तो कोई मसला ही नहीं है, यानी 100-100 लाशें एक दिन में गिर रही हैं। और उन्हीं में सबसे बदतरीन साल था साल 2013, जब सरकारी आदादो शुमार के मुताबिक 2715 से जायद अफराद कत्ल हुए, यानी रोजाना औसतन 7 लाशें, हफ्ते में 50 से जायद जनाजे। कभी कहाँ से डेड बॉडी मिल रही है, कभी कहाँ से जख्मी मिल रहा है, कभी कहाँ फायरिंग हो रही है, कभी कहाँ ग्रेनेड मारे जा रहे हैं। वो तमाम टारगेट किलिंग 2011, 12, 13 में जो भी होती थी उस वक्त नामालूम ही होती थी। ऐसा लगता था कि लाशों की गिनती पूरी करनी है, रोज़ की जो रोज़ का टारगेट है ना 30, 40, 50, 25, 30, 40, 50, 55, 60, 75, 80 तक भी गई हैं। और ज़्यादातर जो टारगेट लोग होते थे उनको नहीं पता होता था कि हमारी वजह क्या है मरने की, हम क्यों मारे जा रहे हैं। मौलाना तारिक जमील साहब को आना पड़ा, फिर उस वक्त उन्होंने खिताब करे अजीज़ाबाद में आके, लियारी में जाके, बनारस में जाके। उस वक्त तो एक ऐसी ये माहौल था, एक ऐसे हालात थे कि हमारी जो हुकूमतें थी वो भी बेबस और मफाहमत में थी। और फिर रियासत ने आखिरकार कदम बढ़ाया। ऑपरेशन शुरू हो चुका था। गैंगस्टर्स, टारगेट किलर और भत्ताखोरों को क्रैक डाउन का सामना था, मगर जब तक हजारों जानें जा चुकी थी।